ये फैक्ट्री तो बंद हो गई है, लेकिन केमिकल बनता था, तो केमिकल के चक्कर में सर पूरी ज़मीनें करीब करीब यहाँ पे पूरा ख़राब है। यहाँ पे कोई भी ट्यूबवेल खोदता है, कुछ भी करता है, तो अंदर लाल पानी ही आता है, और पीने के काबिल पानी वो बिल्कुल नहीं। पीना तो छोड़ो सर, बर्तन धोने के काबिल भी पानी नहीं है वो। ग्राउंड वाटर यानी भूजल के लाल होने की यह शिकायत बिछड़ी गांव की है। यह गांव भूजल में औद्योगिक प्रदूषण का एक जीता जागता त्रासदी वाला म्यूजियम बन चुका है। बिछड़ी गांव कभी पानीदार भी था और अपनी खेती किसानी से खुशहाल भी। करीब 30 साल पहले की बात है। 1989 में राजस्थान के झीलों की नगरी कहे जाने वाले उदयपुर जिले में बिछड़ी गांव और उसके आसपास के 6 किलोमीटर के दायरे में ज़मीनों, कुओं और भूजल को हिंदुस्तान एग्रो लिमिटेड कंपनी के जहरीले रासायनिक डिस्चार्ज ने बर्बाद कर दिया था। इसका दंश आज तक गांव में बरकरार है, जबकि करीब 5000 लोगों की आबादी वाले गांव को जुर्माने का अब तक कोई न्याय नहीं मिल पाया है। सर हमारे यहाँ पे शुरू में एक हिंदुस्तान एग्रो केमिकल प्लांट लगा, उसके अंदर वो चल रहा था, जब तक ठीक था, वो खाद का प्लांट था, सुपर फास्फेट खाद और एसिड का प्लांट। उसी परिसर में 2 प्लांट और लगे, तो एक सिल्वर केमिकल करके वो प्लांट, तो उसमें से मतलब वो एक एसिड केमिकल बनाते थे, तो उसका जो वेस्ट पानी निकलता था, तो वो ऐसा एकदम खतरनाक पानी था। हाथों के ऐसे लग जाता था, हाथ आपके 10 दिन तक साबुन से साफ खराब होते नहीं, तो धीरे धीरे वो पानी कुओं के अंदर 1-2 कुओं के अंदर गया ऐसा। तो उसमें वो पता लगा कि पानी से होने लग गया, तो फिर हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए, पर्यावरण ऑफिस और उनको ज्ञापन दिए। ज्ञापन देने के बाद भी वो फैक्ट्री बंद नहीं हुई। बीते हुए 30 सालों में इस देश में भूजल प्रदूषण के मामले में कई गांवों और शहरों की हालत बिछड़ी जैसी ही हो गई है। पानी पानी हर कहीं है, लेकिन पीने लायक कहीं नहीं। नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्रा और इस बार मुद्दा यही है कि हम साफ पानी का अपना आखिरी खजाना यानी भूजल को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। इससे पहले कि इस कार्यक्रम की यात्रा आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि आप हमारी वेबसाइट www.downtoearth.org.in पर जाएं। वहां वेबसाइट के दाहिनी ऊपरी कोने में आपको हमारे YouTube चैनल का आइकॉन मिल जाएगा। कृपया रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारे YouTube चैनल पर आपको 1000 से अधिक विज्ञान, पर्यावरण और सतत विकास से जुड़े वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। बिछड़ी गांव और उसके आसपास की खेती की ज़्यादातर ज़मीनें औद्योगिक प्रदूषण के कारण बंजर हो चुकी हैं। इस प्रदूषण को बेहद खतरनाक बताते हुए 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुस्तान एग्रो लिमिटेड पर जुर्माना लगाया था, लेकिन आज 30 साल बाद वह चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 202 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो चुका है और प्रदूषण फैलाने वाली कंपनी खुद को दिवालिया कर चुकी है। गांव को अब तक न्याय की आस है। डाउन टू अर्थ बिछड़ी और आसपास के उन घरों में भी पहुंचा जहां 30 साल बाद भी बोरिंग से आए हुए पानी में लाल रंग के एसिडिक पानी की पुष्टि हो रही है। इस साल विश्व जल दिवस की पूर्व संध्या पर 21 मार्च को जारी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट में पूरे विश्व में भूजल के इस्तेमाल को एक टिकाऊ मॉडल बनाने की वकालत की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भूजल की सबसे ज़्यादा निकासी करने वाले 10 देशों में एशिया के ही 8 देश शामिल हैं और भूजल की निकासी करने वाले इन 10 देशों में शीर्ष पर भारत का नाम है, यानी भारत सबसे अधिक भूजल पर निर्भर देश है। आखिर यह देश भूजल की निकासी कर क्यों रहे हैं? इसका जवाब भी यूएन की वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट में है, जिसमें कहा गया है कि भारत कृषि के लिए प्रतिवर्ष कुल भूजल का 89% उपयोग करता है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। दुनिया में सर्वाधिक भारत में ही सालाना लगभग 251 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल की निकासी की जाती है। भूजल की निकासी जारी है, लेकिन बदले में ज़मीन को जो पानी वापस लौटाना चाहिए वो काम मंद पड़ गया है। इतना ही नहीं, जो पानी भीतर सुरक्षित है उसे हम लगातार प्रदूषित भी कर रहे हैं। केंद्रीय भूजल आयोग द्वारा जून 2021 में प्रकाशित डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया 2020 के मुताबिक सालाना कुल भूजल रिचार्ज 463.15 बिलियन क्यूबिक मीटर किया गया, जबकि सालाना भूजल निकासी 244.92 BCM ही हुआ। इस तरह भूजल निकासी का स्तर 61.6% ही रहा।
इसका अर्थ है कि जितना पानी धरती में समा रहा है उससे लगभग 62% पानी हम लोग इस्तेमाल के लिए निकाल रहे हैं, जबकि 2004 तक भूजल निकासी का यह स्तर 58% था। भारत के कुछ हिस्से बेहिसाब भूजल की निकासी कर रहे हैं। उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में भूजल का दोहन 100% से भी अधिक किया जा रहा है और यह देश में भयंकर भूजल की कमी झेलने वाले इलाके यानी डार्क जोन को बढ़ाता जा रहा है। केंद्रीय भूजल आयोग ने देश को कुल 6,965 असेसमेंट यूनिट में बांटा हुआ है। ये असेसमेंट यूनिट देश के लगभग प्रत्येक ब्लॉक में स्थापित की गई हैं। अति दोहन वाले ब्लॉक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में काफ़ी तादाद में हैं। पंजाब, हरियाणा ऐसे राज्य हैं जहां सबसे अधिक भूजल दोहन होता है। दिसंबर 2021 में शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में कैग की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि पंजाब में 80% ब्लॉकों में भूजल का अतिदोहन हो रहा है, जबकि हरियाणा में लगभग 65% ब्लॉक में भूजल का अतिदोहन हो रहा है। निकासी ज़्यादा करने और बदले में ज़मीन को पानी न देने की यह रवायत साफ पानी के भंडार को सर्वाधिक जोखिम में डाल रही है। पानी राज्यों का विषय है और राज्य सरकारें ही इसे विनियमित और प्रबंधित करने के लिए जिम्मेवार हैं और इसी के चलते हमारे देश में भूजल विनियमन पर वर्तमान में कोई केंद्रीय कानून नहीं है। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने 2005 में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भूजल के नियमन और विकास के लिए एक मॉडल विधेयक जारी किया था और अपील की गई थी कि वे अपने अपने राज्य में भूजल प्रबंधन कानून लागू करें। लेकिन कैग की ही रिपोर्ट बताती है कि भूजल संरक्षण के इरादे से दिसंबर 2019 तक देश के 19 राज्यों में कानून बनाया गया, लेकिन सिर्फ 4 ही ऐसे राज्य थे जहां पर आंशिक तौर पर कानून लागू था। बाकी राज्यों में या तो कानून बना ही नहीं या फिर लागू हुआ ही नहीं। अंधाधुंध भूजल दोहन ने कई इलाकों को समुद्र जैसा खारा भी बना दिया है। इसमें हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के कुछ इलाके बहुत खास हैं, जहां पर 1000 फुट से भी अधिक गहरी बोरिंग कर रहे हैं लोग और इस बोरिंग में खारा पानी उन्हें इतने गहरे जाकर मिलता है। डाउन टू अर्थ ने देश के सर्वाधिक खारे और नाइट्रेट प्रदूषित हरियाणा के चरखी दादरी और झज्जर जिले में यात्रा की। इस दौरान डाउन टू अर्थ ने पाया कि मीठे पानी के सर्विस स्टेशन इन गाँवों के आसपास फल फूल रहे हैं। इन स्टेशन से गाँवों को मीठा पानी कहकर सप्लाई किया जाता है, जहाँ पर खारे पानी के चलते लोग ये निजी पानी खरीदने को मजबूर हो जाते हैं। वहीं खारे पानी के कारण गांव की फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। 2003 में 6 लाख रुपए खर्च करके 1020 फुट की गहरी बोरिंग कराने वाले एक किसान से डाउन टू अर्थ ने बात भी की। 1020 फुट पे पानी जो आपको मिला वो कैसा था? कति जहर था वो। जहर से क्या मतलब है? पानी जैसे जनावर बिना पी उस पानी। अच्छा, खारा था पानी? बिल्कुल कड़वा। खारा भी अलग हो गया, कड़वा था। रंग कैसा था पानी का? पानी का रंग बिल्कुल सफेद। गाँव से पानी प्लांट में गया, ट्यूबवेल मिल जाने में पाड़े बिना। तो उस पानी से आप सिंचाई किए कुछ समय तक? हाँ कराया, 2 साल कुछ ना हुआ उसमें। जितनी कवात करे उतने दाने भी ना हुए। तो ये पूरा 1020 फुट कराने में कितना खर्चा लग गया था? रुपये लगे, 6 लाख के करीब रुपये लगे। भूजल पर औद्योगिक प्रदूषण का ही खतरा नहीं है, बल्कि बड़ी चुनौती भूजल में प्राकृतिक प्रदूषण जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड के अलावा मानव जनित प्रदूषण यानी नाइट्रेट प्रदूषण की है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के मुताबिक भूजल नमूने में यदि नाइट्रेट की 45 mg मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक पुष्टि होती है तो वह पानी जहरीला माना जाता है, जबकि हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में ऐसी कई साइट हैं जहां नाइट्रेट प्रदूषण 500 mg प्रति लीटर को पार कर गया है। यानी ऐसे भूजल से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम और वयस्कों में दिल की व अन्य गंभीर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। इन नक्शों को देखिए, शायद ही कोई हिस्सा भारत का बचा हो जहां भूजल प्रदूषित ना हो। इनमें खारापन, आर्सेनिक, फ्लोराइड, भारी धातु की स्थिति मानचित्र पर स्पष्ट देखी जा सकती है। नाइट्रेट पोल्यूशन जो होता है ग्राउंड वाटर में, वो 2 तरह का हो सकता है। एक हो सकता है कि आपका जो टॉयलेट्स बना हुआ है वो सही नहीं बना हुआ है, तो उसमें लीकिंग जो
ब्लैक वाटर बोलते हैं, जो टॉयलेट से निकलता है, वो अगर किसी कारण सीप करके ग्राउंड में चला जाता है तो भूजल को ये कंटामिनेट करता है। और नाइट्रेट जो पोल्यूशन है वो काफ़ी हाई होता है, जो BIS स्टैंडर्ड है जो बोल रहे हैं 45 mg/लीटर होना चाहिए, उससे काफ़ी अधिक मिलता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि रॉ सीवेज डंपिंग हो सकता है। टॉयलेट से जो सीवेज निकलता है वो अगर आप नदी में, नाला में ऐसे आप फेंक देते हैं तो क्या होता है, उसी से भी ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन हो सकता है। छोटा सा नदी, छोटा सा नाला अगर ग्राउंड वाटर को फीड कर रहा है, उसी से भी नाइट्रेट जो है कंटामिनेशन ग्राउंड वाटर में बढ़ सकता है। और तीसरा एक और सोर्स हो सकता है कि फर्टिलाइजर का ओवर यूज, अगर फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर ओवर यूज होता है तो भी नाइट्रेट पोल्यूशन जो है सॉइल का बढ़ जाता है, और सॉइल जो है फिर से सीप करके वो नीचे नाइट्रेट को भेज देता है आपका भूजल में। मार्च 2022 में भारत के भूजल में नाइट्रेट प्रदूषण की स्थिति को स्पष्ट करने वाले अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के एक शोध पत्र में बताया गया है कि देश में करीब 38 करोड़ लोग नाइट्रेट प्रदूषण के कारण जोखिम में हैं। डाउन टू अर्थ ने अपने विश्लेषण में पाया कि वर्ष 2000 से 2018 तक यानी 2 दशकों में भूजल में नाइट्रेट प्रदूषण में करीब 52% की बढ़ोतरी हुई है। DTE विश्लेषण बताता है कि वर्ष 2000 में देश में 267 जिलों में 1549 साइट्स पर भूजल में नाइट्रेट प्रदूषण पाया गया था, जबकि करीब 2 दशक बाद वर्ष 2018 में देश के 298 जिले के 2352 साइट्स में नाइट्रेट प्रदूषण की पुष्टि हुई है। इन सभी जगहों पर नाइट्रेट प्रदूषण 35 mg/लीटर से अधिक पाया गया है। नाइट्रेट प्रदूषण में भारत के वही राज्य ज़्यादा प्रभावित हैं जहां घनी आबादी के साथ सीवेज प्रदूषण है, और या फिर जहां कृषि में रसायनों का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है। नाइट्रेट प्रदूषण में जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित और अनिश्चित वर्षा इस समस्या को और अधिक बढ़ा रही है। ध्यान रखें कि हमारे साफ पानी का आखिरी खजाना यूं ही प्रदूषित होता रहा तो इसकी बड़ी सज़ा नई पीढ़ी भुगतेगी। सरोकारी पत्रकारिता के लिए हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके, उसे शेयर करके और लाइक करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं।